नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण खत्म हो गए हैं और आपने देखा होगा अगर जो सफर पूरे कैंपेन का, तो शुरुआत कहां से हुई थी? मोदी की गारंटी से शुरुआत हुई। मोदी की गारंटी फिर पीछे छूट गई। उसके बाद मटन, मछली, मंगलसूत्र, उसके बाद मुसलमानों को आरक्षण, मुसलमान, पता नहीं कितनी बार उस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब उस पूरे कैंपेन में अदानी और अंबानी भी आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अदानी और अंबानी कांग्रेस को पैसा देना शुरू कर दिया है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही है। अब ये जो पूरा कैंपेन है जिस तरीके से चल रहा है, क्या हमें क्या एक सेंस हमें अभी मिल रहा है कि ये किस दिशा में चुनाव जा रहा है? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान, वरिष्ठ राजनेता और जो कि देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, मेरा पहला सवाल यही है कि चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपको देख के क्या लग रहा है कि किस दिशा में चुनाव जाता हुआ लग रहा है? क्या बदलाव है? कोई एक वेव आपको नजर आ रही है? देखिए, हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें मैंने लगभग सब चुनाव देखे हैं। 1962 से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, पहले चुनाव कराने में, चुनाव में हिस्सा लेने में और बाद में चुनाव लड़ने में। और मैं कुछ तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इस चुनाव में हमने जो मुद्दों का अभाव देखा है वो शायद इसके पहले के चुनाव में कभी नहीं रहा है। और पिछले 2 चुनाव की बात करें तो आपको याद होगा कि 2014 का चुनाव यूपीए के करप्शन और मोदी जी के ईमानदारी के ऊपर लड़ा गया। 2019 का चुनाव पुलवामा, बालाकोट के ऊपर लड़ा गया। इस चुनाव में कोई मुद्दा बन नहीं पाया, न विपक्ष की तरफ से न ही सरकारी पक्ष की तरफ से। और उसी का नतीजा है कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ही बेकार, बकवास, इफ आई कैन यूज दैट एक्सप्रेशन, इस तरह के मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई कि लंदन में बैठा हुआ एक कोई व्यक्ति है, उसने अचानक एक बयान दे दिया इंडिया की डाइवर्सिटी के ऊपर, और देश के प्रधानमंत्री इतने विचलित हुए कि उसी पर उनका सारा कैंपेन आज होता रहा कि मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ देश की जनता की, और ये वो कहने लगे। और इतने सारे मुद्दे हैं, उस पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो जनता जो है उसके ध्यान से मुद्दे नहीं भटके हैं, नेताओं के ध्यान से मुद्दे भटक गए हैं। तो सर, आपने कहा कि इस बार बिल्कुल बकवास मुद्दे हैं, ना विपक्ष उठा पा रहा है और ना बीजेपी उठा पा रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके के मुद्दे उठा रहा है वो तो लगातार महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, आरक्षण, ये सारे मुद्दे उठा रहा है, जिनका कि मोदी जी के पास ऐसा लगता है कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर जोर देना चाहिए, और बाकी जो मुद्दे वो जवाब में भी बोल रहे हैं। अब अभी आज आपने देखा ना, वो सैम पिट्रोडा का एक बयान आ गया, कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी। तो सैम नहीं, पिट्रोडा अभी क्या है? खबर तो ये है कि सैम पिट्रोडा ने इस्तीफा दे दिया है अपने पोस्ट से। वो चेयरमैन थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा हाँ, दे दिया है। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने दिया, और कांग्रेस पार्टी इज हैप्पियर रिड ऑफ हिम। तो ये खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया, और ये अब उनको ड्राइव होम करना चाहिए इस पॉइंट को कि हम लोगों ने उनसे इस्तीफा ले लिया। और अगर बीजेपी का कोई बंदा होता तो उसका इस्तीफा मोदी जी ने नहीं लिया होता, जो कि हम लोगों ने कई बार देखा है। तो इस मुद्दे का उनको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, बिकॉज दे हैव एक्टेड। राइट। बट सर, आप ये बताइए कि इस बार जो मोदी का जादू, मोदी की गारंटी, वो सारी इतनी बड़ी बड़ी बातें, संसद के फ्लोर पर मोदी जी का ये कहना कि भाई बीजेपी तो 370 सीटें जीतेगी, एनडीए 400 पार करेगा, आपको कहीं से बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करते हुए आप देख पा रहे हैं? अब जैसे मैंने कहा कि आपको क्लेम करने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई कानून नहीं इस देश में
जो कहे कि नहीं आप बड़े बड़े क्लेम नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी का इतिहास उठाकर आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि लगभग हर चुनाव में उन्होंने इसी तरह का नारा दिया है। मैं झारखंड में बैठा हूं, इसका जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें इन्होंने कहा था अब की बार 65 पार, 82 का हाउस है, इन्होंने कहा अब की बार 65 पार, कितने पर अटक गए? 25 पर। उसी प्रकार जब बंगाल का चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा अब की बार 200 पार, कितने पर रुक गए? 77 पर। कर्नाटका का चुनाव हुआ तो मैं देख रहा एक इंटरव्यू होम मिनिस्टर साहब का, जो बहुत जोर दे के विश्वास के साथ इस बात को कह रहे थे कि आधे में 13 और जोड़ दीजिए, इतनी सीटें हमारी आने वाली हैं। उससे बहुत दूर पीछे रह गए। तो कोई कानून नहीं है जो किसी को रोकता है, इसलिए आप कहिए 400, गनीमत मानिए इस बात का कि इन्होंने ये नहीं कहा कि सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी और उसके अलाई जीतेंगे। हम तो समझते हैं उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हम लोगों को कि उन्होंने सारी सीटों पर दावा नहीं ठोका है, केवल 400 सीटों पर अपना दावा ठोका है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो चुनाव का परिदृश्य 3 राउंड्स के बाद आ रहा है, उसके बाद से ये आवाज भी कुछ कुछ धीरे हो गई है। अब बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं या 370 का नारा दे रहे हैं। लेकिन यशवंत सर, आज जो बात समझ में नहीं आ रही थी कि आज मोदी जी ने इस बात को क्यों कहा कि ये कांग्रेस के शहजादे जो 5 साल से सुबह से रट लगाते थे, अदानी, अंबानी और ये 5 उद्योगपति, आज उनका सुर क्यों बदला हुआ नजर आ रहा था? और आज वो कांग्रेस से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास टेम्पो भर भर के अदानी और अंबानी पैसे भेज रहे हैं और इनको बताना चाहिए कि क्या उनको पैसे मिले हैं। फिर अभी मैं राहुल गांधी का एक बयान देख रही थी जिसको कि राहुल गांधी ने रिप्लाई दिया है कि भाई आप अदानी और अंबानी के खिलाफ ईडी और सीबीआई भेजिए। तो ये अदानी और अंबानी को आज क्यों याद किया मोदी ने? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपकी क्या रीडिंग है? मेरी रीडिंग ये है कि जो भी एक मजबूत मुद्दा विपक्ष उठाती है, और अडानी और अंबानी का मुद्दा विपक्ष उठाती रही बहुत दिनों से, कोई नया मुद्दा उनके लिए नहीं है इस चुनाव में, तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए मोदी जी ने ये कहा कि उनके यहाँ टेम्पो में भर भर के पैसे आ रहे हैं अडानी और अंबानी के, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं इस चुनाव में। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मोदी जी को ज्यादा पता होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पास तो सारी सूचनाएं होती हैं और उनके मित्र हैं, तो वो तो कह सकते हैं कि भाई मत भेजो पैसे। और अगर पैसे आ रहे हैं तो हर जगह वो पैसों को पकड़ रहे हैं, तो अडानी अंबानी के पैसों को क्यों नहीं पकड़ लिया? जब टेम्पो में भर भर के आ रहे हैं तब बहुत आसानी से पकड़ सकते थे, उसको भी पकड़ लेते। नहीं, लेकिन यशवंत सर, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी को ये डर सताने लगा है, उनको लग रहा है कि लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है, हवा बदल रही है और लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है। आपको लगता है कि अदानी और अंबानी की लॉयल्टी या कुछ उसका जो एक फ्लो है वो अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है और मोदी जी कैसे घबराए हुए नजर आ रहे हैं? मोदी जी जनरली घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि 3 राउंड्स का चुनाव होने के बाद ऐसा लगने लगा है लोगों को कि पहले राउंड में जो ट्रेंड नजर आया कि भाजपा अच्छा नहीं कर रही है, वो 2 और राउंड में ज्यादा कंफर्म हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है। और इसीलिए बाकी के जो 4 राउंड्स बचे हैं उसमें भी शायद भाजपा अच्छा नहीं करे। और बहुत लोगों का मानना है, मीडिया में भी, कि भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। तो ये डर तो हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सता रही है और मोदी जी को सता रही है। और मोदी जी ने इस बार के चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा दिया है और इसीलिए भाजपा कम नजर आ रही है, मोदी जी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मोदी की तो गारंटी कि क्या अगर बहुमत नहीं मिला बीजेपी को तो क्या भाजपा अपने आप को मोदी से अलग कर लेगी? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि नहीं, बीजेपी के बहुत सारे जी जी बोलिए नहीं, बोलिए अलग सर। शायद नहीं करे, अलग शायद नहीं करे। मैं जानता हूं कि भाजपा हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, तो परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले बुलाना पड़ेगा
और हम कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन जोड़ तोड़ वही लोग करेंगे जो भाजपा के दूसरे नेता हैं। मोदी जी को शायद ये सफलता नहीं मिले, तो ये बात चर्चा में है, कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता हूँ आज के दिन, लेकिन चर्चा में ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बहुत क्लियर एक डर है लोगों को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पूरा नहीं मिलेगा, 270 का आंकड़ा वो नहीं छू पाएंगे, और उससे कम रह गए तो देश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत उथल पुथल संभव है। लेकिन आपने खुद कहा कि तो इसका मतलब क्या आसार आपको दिख रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी तो फिर शायद सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। जी, इसकी पूरी पूरी संभावना है, पूरी की पूरी संभावना इस बात की है। जी, लेकिन मैं वापस अदानी और अंबानी वाली बात पर आ रही हूँ कि क्या आज खुले मंच से आपको लगता है, उनके भाषण सुन के ये भी एक लगा और आकलन करने में ये भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मोदी जी मंच से ही अदानी और अंबानी को कह रहे हैं कि भाई संभल जाओ, अपनी लॉयल्टी मत शिफ्ट करो, जाओ मत इंडिया अलायंस की तरफ। क्या एक चेतावनी भी वो देने की कोशिश कर रहे थे अपने भाषण में? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल चेतावनी दे सकते हैं। और देखिए, अडानी और अंबानी आप और हम नहीं हैं, आपके जैसे और हमारे जैसे लोग जो समाज के जनरली बेटर इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड अडानी और अंबानी हैं। अगर मोदी जी को ये बयान देना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि अडानी और अंबानी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार शायद तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या आज फिर हम ये माने कि खुले मंच से मोदी जी ने अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर लिया अदानी और अंबानी की बात कह के? हमको लगता है कि उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को, और इसकी और गंभीर एनालिसिस होनी चाहिए। अडानी और अंबानी की तरफ से भी आई एम श्योर कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उनको जो इनके खास मित्र माने जाते थे, उनको इस तरह चेतावनी देना, और खास करके जैसा मैंने आपसे कहा कि मोदी जी के पास वो सारे तंत्र हैं जिससे वो ऐसा करने से अडानी और अंबानी को रोक सकते थे, और अगर रोक नहीं सकते थे तो रास्ते में ही उस पैसे को पकड़ सकते थे। बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? केवल चेतावनी देकर छोड़िए, सोचते होंगे शायद भविष्य में सुधर जाए। अभी 4 राउंड्स बाकी हैं। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी को भी शायद ये एहसास हो गया है कि हवा बदल रही है, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री, जैसा आपने कहा कि हार तो वो मान ही चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री करेंगे क्या? क्या बेबस महसूस कर रहे हैं? क्या अपने आप को लाचार मोदी जी महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम ये कहेंगे कि लॉयल्टी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अडानी अंबानी, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले पूरी तरह से वो कमिटेड थे मोदी जी को और मोदी जी के प्रति। अब थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा उनके पास भी कहीं से इस खबर आई होगी, कभी 3 राउंड का चुनाव बीजेपी के और मोदी जी के पक्ष में नहीं गया है। तो एहसास इस बात का मोदी जी को भी है। मैं जानता हूं इस बात को व्यक्तिगत रूप से कि भारत देश का जो प्रधानमंत्री है वो ही इज द बेस्ट इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल इन द कंट्री। उसको हर चीज की और पल पल की जानकारी रहती है। तो इसलिए जो कुछ हो चुका है और जो होने वाला है आने वाले दिनों में 4 राउंड में, उसकी जानकारी उनको मिल गई है। मोदी जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में भी जा जाकर रोज सभाएं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऑडियंसेस को एड्रेस कर रहे हैं। उसका असर तो उनके ऊपर पड़ता होगा। मेहनत वो बहुत कर रहे हैं, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है। मेहनत का फल उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है नजर मोदी नहीं जी आ को। रहा है। परेशान जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो इसी से पैदा होती है।
आपने देखा कि इस चुनाव में हमने वो चीजें देखी जो पहले कभी सुनने में नहीं आती थी। इंदौर, खजुराहो, सूरत, किस तरीके से निर्विरोध कैंडिडेट्स को चुन लिया गया, कहीं पे नॉमिनेशंस का विड्रॉल करा लिया गया। ये सब चीजें तो सुनाई नहीं पड़ती थी। आप क्या कभी याद कर पाएंगे कि कभी आपने इस तरीके की चीजें देखी हो? क्या ये एक अजूबा हो रहा है इस बार 2024 में? मैंने आपसे कहा कि मैं 1962 से चुनाव या तो करा रहा हूं या लड़ रहा हूं या उसमें भाग ले रहा हूं। जी। मैंने इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा है। ये कभी नहीं देखा कि राइवल पार्टी का जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो सीन से गायब हो गया। राइवल पार्टी का जो उम्मीदवार है वो लास्ट मोमेंट पे उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया कि कोई चुनाव ही नहीं होगा। तो ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, ये ऐसे ही बहुत देखने में जितने साधारण दिखते हैं उतने साधारण ये है नहीं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा पैसों का खेल है। नहीं, लेकिन पैसों का खेल कैसे? आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है? किस तरह से पैसे का खेल है? मुझे लग रहा है कि मैं चुनाव में उम्मीदवार हूँ विपक्षी दल की तरफ से। जी। मुझसे से चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव में जीत भी सकता हूँ। अब कोई आकर मुझे ऑफर करे कि ओके। तुमने कभी जिंदगी भर में जितना नहीं सोचा होगा उतने पैसे ले लो हमसे और विड्रॉ कर जाओ, और नहीं तो देखो तुम्हारे पीछे ईडी और सीबीआई भी लगेगी, तो आई टेक द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मैं कहूँ चलो भाई इस पच्चर में क्यों पड़े, विड्रॉ कर जाओ। यानी कि लालच और दबाव की राजनीति इस समय वो ज्यादा दोनों हावी है। दोनों हो रही है, पिछले 10 वर्षों में होती रही है। इसके अनेक उदाहरण हैं। लेकिन यशवंत जी, क्या ये भी लगता है कि ये एक वजह है और एक संकेत भी है कि मोदी जी इस समय वाकई में एक बौखलाहट की स्थिति में है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हार उनको सामने दिख रही है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो यही सब करे। देखिए ऐसा है कि एक तो ये बहुत अजीब सी बात हुई इस चुनाव में कि इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि 7 फेज में चुनाव कराएंगे। 7 फेज मतलब ये जस्ट गोज ऑन एंड ऑन इलेक्शन। इसका क्या मतलब है 7 फेज का? खैर इलेक्शन मैंने तय किया, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 7 फेज में चुनाव कराने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि हर फेज में मोदी जी मैक्सिमम स्थानों पर जाकर प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री के नाते वो दूसरे किसी को नहीं उपलब्ध है। पूरे ताम झाम के साथ वो प्रधानमंत्री के प्लेन में बैठकर जहां चाहते हैं वहां जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हैं, सारी सरकारी सुविधाएं होती हैं, की जाती हैं उनके लिए, सुरक्षा के नाम पर बहुत सारा इंतजाम होता है। तो 7 फेज में चुनाव होगा। मोदी जी आराम से हर फेज में जाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में चुनावी सभा करेंगे। मोदी वेव से लोग प्रभावित हो जाएंगे और सब कुछ टर्न कर जाएगा मोदी जी के फेवर में। ये उल्टा पड़ गया। अब 7 फेज का जो चुनाव है विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हर फेज का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है दूसरे फेज के ऊपर, और 3 फेज का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें फेज पर होगा। अभी हम लोग बैठ कर जो बात कर रहे हैं आपस में, हम और आप कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता भी कर रही है, क्योंकि देश की जनता सब कुछ देख रही है कि भाई 3 फेज हो गए, अच्छा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव, मोदी जी के लिए ये चुनाव अच्छा नहीं हुआ, तो उसका असर आने वाले चुनाव फेजेस पर भी पड़ रहा है। तो ये इस तरह उल्टा दाव पड़ गया, क्योंकि 7 फेज का जो एडवांटेज सोचा था वो एडवांटेज नहीं बल्कि एक डिसएडवांटेज बन गया। लेकिन यशवंत जी, अगर मोदी जी की कैंपेन अगर आप देखें तो उस कैंपेन में लगातार वो मुसलमानों की बात, मटन मछली, मुगल्स,
फिर तो अब तो उन्होंने हद ही कर दी थी। गुजरात की रैली में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई अगर आपके पास 2 भैंस है तो आपकी एक भैंस उठाकर मुसलमानों को दे देगी इंडिया अलायंस की सरकार। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने कभी इस तरीके की बातें नहीं सुनी है। क्या ये जो कैंपेन है ये जनता को पसंद आ रहा है कि आपका नहीं, मंगलसूत्र छिन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी और मुसलमानों को दे दिया जाएगा? नहीं आ रहा है पसंद। और जितना डेस्परेट होकर मोदी जी इन बातों को, इन मुद्दों को दोहराएंगे, उतना ही बुरा असर पड़ेगा मोदी जी के प्रोस्पेक्ट के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट के ऊपर, और पड़ भी रहा है जो वेरियस फेजेस हो रहे हैं उसमें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पंडित नेहरू के टाइम से आई हैव वॉच्ड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, और दो के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो मैंने कैबिनेट में काम ही किया। और चंद्रशेखर जी की बात छोड़ दीजिए, वो समाजवादी थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काल के वो नेता थे और पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनावी सभाओं में भी इस तरह के मुद्दे उठाते, या कभी उठाया कि आपका मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, और इस तरह की बेकार की बातें जो बिल्कुल चुनावी डिस्कोर्स में, चुनावी संवाद में आना ही नहीं चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली देश के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। कोई छुटभैया नेता कांग्रेस ये भाजपा को उठाता होता तो हम कहते भाई चलो छोटा मोटा नेता को, लेकिन सबसे बड़ा नेता और देश का प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों पर बात करे और कोशिश करे कि ये जो पूरा चुनाव है वो हिंदू मुसलमान की तरफ चला जाए, और उससे भी अगर बात पूरी नहीं हो तो पाकिस्तान की दिशा में चला जाए। ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही गैर मुनासिब है। आपको लगता है कि मोदी जी आज खुद ही जिम्मेदार हैं, उन्होंने खुद से ही अपने कद को इतना कम कर लिया है? क्योंकि अभी आपने बाकी प्रधानमंत्रियों की बात की, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि क्या आज मोदी जी ने अपना कद इतना छोटा कर लिया है? कर लिया है। अभी जो डेस्परेशन में जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स है उसको देखते हुए मुझे आपसे सहमत होने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत जैसे महान देश के महान प्रधानमंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता है कि चुनावी मीटिंग्स में भी, सभाओं में भी वो इस तरह की बात करें। बाकी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चुनावी सभाओं में भी नहीं करना चाहिए। आप 10 साल से शासन में हैं, आप अपने अचीवमेंट्स की बात कीजिए ना। आप अपने अचीवमेंट्स को बताइए लोगों को कि मैंने 10 साल में ये सब कर दिया है। लेकिन बराबर एक ही पार्टी को कोसना, शहजादा नाम देना राहुल गांधी को, तरह तरह के अनर्गल बातें करना, ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देती। अपनी मतलब बिल्कुल जोर-जोर से मोदी जी का ये कहना क्योंकि संविधान इस बार और लोकतंत्र एक बड़ा इश्यू ग्राउंड पर बन गया है और लोगों को ये लगता है कि भाई तीसरी बार अगर मोदी सरकार आ गई तो संविधान छिन जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी के खुद के अपने नेता, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, तमाम वो नेता बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार लाना है और संविधान को बदलना है। और मोदी जी रैलीज में ये कहते हैं कि अब तो बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो भी हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन रैलीज में अगर आप उनके भाषण सुनिए तो आप वो इस तरीके की बातें करते हैं कि एससी और एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है उसको छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये क्यों उसको उठा रहे हैं? क्या मोदी जी को ये लग रहा है कि संविधान और जो लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है वो काफी हावी हो गया है जिस तरीके से इंडिया अलायंस उठा रहा है? देखिए, वो तो हावी हो ही गया है, लेकिन जितना भी आरोप वो लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर, वैसे वो दूसरे विपक्षी दलों का ज्यादा नाम नहीं ले रहे हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। एक मरी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो
40-44 सीट, 50 के नीचे सीट जिसकी लोकसभा में है, उससे इतने क्यों घबरा गए हैं मोदी जी? और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को, फायदा कितना होगा भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। लेकिन अब 400 सीट की बात, 370 सीट की बात कभी किसी ने गिनाया? मैं 2 सवाल आपसे पूछना, कभी उन्होंने कहा कि हम इतनी सीटें इन प्रदेशों में जीतेंगे? 400 सीट, 370 सीट की बात आप कर रहे हैं, तो बताइए ना, उसका खुलासा कीजिए कि भाई देखो ये डिटेल्स है, ये मेरा कैलकुलेशन है। क्योंकि आप तो ऑलरेडी पीक पर पहुंच गए हैं बहुत सारे राज्यों में, जहां से आपको नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जा सकते, कोई स्पेस नहीं है। और तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो गया, कितनी सीटें जीतने वाले हैं तमिलनाडु में? 39 में 30 जीतने वाले हैं। कितने जीतने वाले हैं कि 370 इनको आ जाएगा? तो जैसा मैंने कहा, ये नारे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, दोबारा कोई उनसे पूछने नहीं जाता है कि ऐसा नहीं हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन आपका है? किसी ने अमित शाह से पूछा, किसी ने भाजपा से पूछा कि आपने झारखंड में ये नारा दिया था, बंगाल में ये नारा दिया था, कर्नाटक में ये नारा दिया था, इसके ठीक उलट हुआ, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन? यशवंत सर, लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो इतनी स्ट्रांग है। सबने देखा, 2014 में भी देखा, 19 में भी देखा, और जिस तरीके से 365 दिन केवल और केवल चुनाव और चुनाव की रणनीति बनाते रहते हैं अमित शाह। आखिर इस बार ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? हर तरफ से चूक लग रही है। मोदी जी का कोई कार्ड ही नहीं चल रहा है, ना मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी जी का चेहरा भी सब ये कह रहे हैं कि भाई मोदी का एक फटीग हो गया है, मोदी फटीग आ गया है। तो ऐसा क्या हो गया है कि इस बार अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी थी, जो कि बिल्कुल कमाल की जोड़ी चुनावी मशीनरी कहते थे, उनको क्या हो गया इस बार? क्या जनता आपको चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, इसलिए जनता के आगे हारे हुए लग रहे हैं दोनों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा मैं भी था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी चुनाव लड़ा करता था। 3 लोकसभा के चुनाव मैंने जीते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1998 से 2009 तक। मैं उस मशीनरी को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और आपसे मैं सहमत हूं कि वो बहुत ही मजबूत मशीनरी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथों तक पहुंचते हैं, जिस तरह उनको आरएसएस का सहयोग मिलता है लोगों तक पहुंचने में, आरएसएस जिस तरह अलग से काम करती है, तो इससे उनको एक एडवांटेज रहता है बाकी दलों के ऊपर। बाकी दल जो हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई हमारी बूथ कमेटी बन जाए, किसी तरह कुछ लोग बूथ में बैठ जाएं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता है। इनकी मशीनरी सचमुच में बहुत मजबूत है। संसाधन भी बहुत है आज, संसाधन की कोई कमी नहीं है। बाकी लोगों की तुलना में इनके पास सबसे ज्यादा संसाधन आज के दिन है। पहले शायद भाजपा के पास नहीं होते थे, लेकिन आज के दिन हैं। सब कुछ इनके पक्ष में है। इनकी मशीनरी इनके पक्ष में है, इनके संसाधन इनके पक्ष में है। इनका नेता देश का सबसे बड़ा नेता है, अमित शाह चाणक्य हैं, लेकिन जनता साथ नहीं है। और जनता साथ नहीं होगी तो ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसका कोई लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन और आपने, यशु एक जी, बात आप, और, जी जी एक जी, बात हाँ, मैं और चाहता हूँ बोलिए। कि देखिए, पब्लिक लाइफ में ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। रोज लोग 24 घंटे मेरी शक्ल देखते हैं, 24 घंटे मैं छाया हुआ हूँ, मीडिया में छाया हुआ हूँ, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह। एक एक मैं बताता हूँ आपको कि एक अखबार आप खोलिए जो कि नेशनल डेली है, इंपॉर्टेंट डेली है, उसमें कम से कम 4 पेजेस पर आपको तस्वीर मिलेगी प्रधानमंत्री जी की। आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, उसमें केवल वही नजर आते हैं। तो एक आनवी होता है ना, एक एक बोर्डम हो जाता है। वही स्टेज हम लोग पहुंच गए हैं।
आपने कहा कि जनता साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी को हमेशा आरएसएस और अपने खुद के बीजेपी के काडर का समर्थन मिलता है। क्या इस बार उसकी कमी आपको दिख रही है कि आरएसएस ने अपने आप को काट लिया है? क्या कई जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां के तो मेरे कई नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बार तो बीजेपी का जो काडर है वो घर से निकला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत एलिनेटेड, बहुत अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका कोई कनेक्ट केंद्रीय नेतृत्व से नहीं है। ये बात ऑन रिकॉर्ड एक आध बीजेपी लीडर्स ने मुझे बोली है। तो क्या ये बात आपको सही लग रही है कि इस बार आरएसएस का काडर उसने अपने आप को काट लिया है, बीजेपी के काडर ने भी काट लिया है, और शायद वो, क्या आपको लगता है कि ये वजह है इस बार जो बीजेपी का जो पतन एक तरीके से दिख रहा है? मैं मानता हूं कि ये बात जो आप कर रही हैं वो सही है। इस बार आरएसएस बीजेपी का साथ उस तरह नहीं दे रहा है जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने दिया है। इस बार बीजेपी का काडर जो है वो भी बहुत उत्साहित नहीं है। मैं अगर आपको अपने लोकसभा, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र रहा है हजारीबाग, उसका जिक्र मैं दूं एक एग्जाम्पल के नाते, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे जो पुत्र थे जयंत सिन्हा, जो 2 बार यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीत चुके थे, किसी कारणवश उनका टिकट काट दिया गया इस बार, और एक बिल्कुल नए आदमी को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफा पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं कि साहब हमको इस आदमी के लिए नहीं काम करना है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। तो यहाँ तो खैर मान लीजिए कि बात नौबत जो है वो इस्तीफे तक आ गई। बहुत जगह लोग घर बैठ जाएंगे, जैसा आपने कहा वेस्टर्न यूपी या बिहार में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाजपा कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं, कभी ठीक है तुम जीत लो चुनाव। तो ये दिक्कत चुनाव में आती है अगर आप सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है सर, और आखिरी का सवाल यही है कि क्या मोदी और शाह पूरे जो बीजेपी में, और अगर ये मतलब एक सेंटिमेंट है कि आरएसएस साथ नहीं दे रहा है, बीजेपी का काडर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या मोदी और शाह बीजेपी के अंदर इस समय अलग हो गए हैं? क्या आइसोलेटेड है इस समय, और बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो एक तरफ हैं और मोदी और शाह एक तरफ? अब नेताओं की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ता जो है वो मोदी जी की के व्यक्तित्व से और अमित शाह जी के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं है उतने जितने इसके पहले के चुनाव में थे। और चूंकि प्रभाव घट गया है इसलिए उत्साह में भारी कमी आ गई है, और वो उतने एक्टिव नहीं आज के दिन है जितना उनको एक्टिव होना चाहिए चुनाव के समय। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी की सरकार या बीजेपी को उतना भारी बहुमत नहीं मिलता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और एक भयानक चर्निंग हो सकती है अगर मोदी जी और शाह साहब अलग होंगे? बिल्कुल संभव है, इस बात की संभावना है कि अगर बहुमत से काफी पीछे भारतीय जनता पार्टी रह गई तो इस तरह का भयानक चर्निंग जैसा आप कर रही हैं वैसा संभव है पार्टी के भीतर। और जो एक वर्चस्व था, एक तरह से पार्टी, जैसा मैंने कहा ना कि पार्टी गौन हो गई थी, चारों तरफ केवल मोदी जी छाए हुए थे या हैं, तो वो दृश्य बदल जाएगा। सर, राजनीति में कहा जाता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। अब इस बार मोदी जी ने सोचा नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला आ जाएगा। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अचानक से जो कोरोना वैक्सीन लगवाई गई थी, लंदन के कोर्ट में उस पर जो उसकी बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो कह देगी कि नहीं भाई, इससे क्लॉटिंग होती है और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब उस वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया गया है। ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या मोदी जी के वाकई में खिलाफ जा रही हैं? और क्या आपको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ कोई सख्त से सख्त सजा होगी? अदानी और अंबानी के केस में तो ये कहा ही है, और आज जयराम रमेश ने कहा कि भाई हम तो इस पे जेपीसी बुलाएंगे और देखेंगे कि ये कितने का घोटाला है, क्या है। लेकिन वैक्सीन ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लीजिए, आपको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ कोई वाकई में बहुत सख्त से सख्त सजा हो सकती है अगर सरकार बदलती है तो? इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो एक भयानक स्कैंडल है, भयानक, जिसकी शायद हम लोग बैठ के यहाँ पर पूरी तरह से आज के दिन भी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सारी बातें सामने आएंगी, अभी पूरी बातें सामने नहीं आई हैं, तो उसमें कौन कहाँ खड़ा पाया जाएगा ये कहना आज के दिन मुश्किल है। लेकिन
इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो आपने एस्ट्राजेनेका के बारे में बात की, हम लोग सब घबराए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने भी लिया था ये इंजेक्शन उस समय, इनोकुलेशन। तो अचानक ये चीजें आ गई, ये पहले से प्लान नहीं थी। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष का भी कोई बड़ा भारी मुद्दा था, लेकिन बन गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। तो चुनाव जो है वो, जब खास करके लंबा खिंच जाए चुनाव, तो कब क्या एक्सीडेंट हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और जो बातें आपने उठाई वो उसी एक्सीडेंट की तरफ इशारा करती हैं। और अभी 4 राउंड बाकी है, पता नहीं और क्या हो। जी। चलिए अब देखेंगे क्या होता है चुनाव में और किसकी सरकार बनती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।